हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ब्रेक थ्रू बाय जो थॉमसेट बुक के बारे में। नेहा एक आम सी लड़की थी जिसकी जिंदगी भी उतनी ही नॉर्मल थी जितनी बाकी सबकी। दिल्ली में एक छोटा सा फ्लैट, डिसेंट सी जॉब और लिमिटेड से फ्रेंड्स। बाहर से देखो तो कोई परेशानी नहीं थी, पर अंदर कुछ ऐसा था जो उसे रोज रोज तोड़ रहा था। हर दिन वो उठती, ब्रश करती, नाश्ता करती और फिर अपने लैपटॉप के सामने बैठ जाती वर्क फ्रॉम होम की अपनी रूटीन में। लेकिन इस रूटीन में कहीं ना कहीं वो खुद को खोती जा रही थी। उसका माइंड हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता था, मैं अच्छी हूं या नहीं, क्या मेरा काम सही है, क्या वो लोग मुझे पसंद करते हैं, अगर मैं फेल हो गई तो। इन सवालों का कोई एंड नहीं था। ये थॉट्स ऐसे चलते रहते जैसे कोई नॉन स्टॉप मूवी चल रही हो, बिना पॉज के, बिना लॉजिक के। वो कभी कभी सोचती थी, क्या बाकियों के साथ भी ऐसा होता है या सिर्फ मैं ही ऐसी हूं। खुद से बातें करना उसकी आदत बन गई थी और वो बातें अक्सर नेगेटिव होती थी। नेहा को समझ नहीं आता था कि दिक्कत क्या है, क्योंकि उसका बॉस भी उससे खुश था, फ्रेंड्स भी केयर करते थे और फैमिली भी सपोर्ट करती थी। फिर ये कांस्टेंट डर, ये घबराहट, ये अकेलापन कहाँ से आ रहा था। उसे समझ नहीं आता था कि उसका ही माइंड उसके खिलाफ काम क्यों कर रहा है। एक दिन संडे की दोपहर को जब उसने सब कुछ बंद करके खुद को एक कप कॉफी के साथ सोफा पर बैठाया तो वो बस छत को घूरती रही। अचानक उसका ध्यान अपनी ही सोच पर गया। अगर मुझे कोई मैसेज नहीं करता तो मैं अस्यूम कर लेती हूँ कि लोग मुझसे दूर हो रहे हैं। अगर कोई मुझे थोड़ी सी क्रिटिसिज्म दे दे तो मैं मान लेती हूँ कि मैं बेकार हूँ। ये थॉट उसके माइंड में घूमते रहे और पहली बार उसने खुद से पूछा, क्या ये सच है या ये सिर्फ मेरे दिमाग की बनाई हुई स्टोरीज हैं। उसी दिन शाम को उसने यूट्यूब पर एक वीडियो प्ले किया जिसमें एक ऑथर थॉमसेट बात कर रहा था द ट्रैप ऑफ द माइंड के बारे में। उसने कहा, मोस्ट ऑफ आवर इमोशनल सफरिंग कम्स फ्रॉम ओवर आइडेंटिफाइंग विद आवर थॉट्स। वी बिलीव एवरी थॉट दैट कम्स टू आवर माइंड, बट द ट्रूथ इज थॉट्स आर नॉट फैक्ट्स। नेहा जैसे किसी ने उसकी जिंदगी का सीक्रेट खोल दिया हो। वो पॉज करके सोचने लगी, क्या मैं भी ऐसा ही कर रही हूं? क्या मैं भी अपने थॉट्स को ही सच मान लेती हूं? उसे याद आया कैसे बचपन से उसे परफेक्ट बनने की आदत डाली गई थी। मार्क्स अच्छे लाओ, बिहेवियर अच्छा रखो, दूसरों को खुश रखो। ये सब करते करते वो अपने आप से दूर हो गई थी। अब जब भी वो कोई छोटी सी गलती करती तो उसका माइंड कहता, देखा, तू तो हमेशा सब खराब कर देती है, और वो मान भी लेती थी। लेकिन अब उसे समझ आने लगा था कि ये उसके माइंड की ट्रिक्स हैं। नेहा ने उस दिन से एक नया एक्सपेरिमेंट शुरू किया। हर बार जब कोई थॉट उसके माइंड में आता तो वो खुद से पूछती, क्या ये सच है, क्या इसका कोई प्रूफ है, या ये बस मेरा अजम्पशन है। धीरे धीरे उसे रियलाइज हुआ कि उसके 90% फियर्स का कोई सॉलिड बेस ही नहीं था। बस उसके माइंड ने स्टोरीज बना ली थी और वो उन्हें बिलीव करती रही। उसे ये भी समझ आया कि माइंड का काम ही सोचना है। जैसे हार्ट का काम है धड़कना, वैसे ही माइंड का काम है थॉट्स प्रोड्यूस करना। लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर थॉट को सीरियसली लिया जाए। उसे अपने माइंड से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना सीखना पड़ा। जैसे किसी अजनबी की बात सुनकर हम सोचते हैं, अरे छोड़ो, इसे क्या पता मेरे बारे में। वैसे ही अब वो अपने माइंड से कहती थी, ठीक है, तुमने एक थॉट दिया, पर मैं इस पर ट्रस्ट नहीं करूंगी जब तक इसका कोई प्रूफ नहीं मिल जाए। पहले उसे लगता था कि एंग्जाइटी उसका दुश्मन है, लेकिन अब धीरे धीरे वो उसे समझने लगी थी। उसे एहसास हुआ कि उसकी एंग्जाइटी उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। तू खुद को बहुत हार्शली जज करती है। इस अवेयरनेस से ही उसके अंदर एक हल्कापन आने लगा, जैसे किसी ने उसके कंधों से बोझ हटा लिया हो। वो जर्नलिंग करने लगी। हर दिन बस 5 मिनट बैठकर वो लिखती, आज मेरे माइंड ने क्या क्या कहा। और फिर वो हर थॉट को एनालाइज करती, ये सच है या बस डर। कभी कभी उसे खुद पर हंसी भी आ जाती, अरे मैं तो बिना बात के इतनी टेंशन ले रही थी। इस प्रोसेस में नेहा ने एक और चीज सीखी, खुद से काइंडनेस रखना। पहले जब कोई गलती होती तो वो खुद को मेंटली पनिश करती थी, तू कभी कुछ नहीं कर पाएगी, तुझसे तो इतना भी नहीं हुआ। लेकिन अब वो खुद से कहती, इट्स ओके नेहा, इंसान हो, गलती हुई तो क्या हुआ, सीख जाएगी। ये छोटी छोटी बातें उसकी हीलिंग का हिस्सा बन गई। कुछ ही हफ्तों में उसे नोटिसेबल फर्क महसूस हुआ।
उसके वही पुराने थॉट्स अब भी आते थे, जैसे क्या मैं लोगों को पसंद नहीं आती, या क्या मैं फेल हो जाऊंगी। लेकिन अब वो उन थॉट्स में बहती नहीं थी। अब वो एक कदम पीछे हटकर ऑब्जर्व करती थी। अरे ये तो वही पुराना डर है जो हर बार आता है, लेकिन अब मैं इसे अलाउ नहीं करूंगी कि ये मुझे कंट्रोल करे। उसका माइंड अब भी एक्टिव था, लेकिन अब वो उसकी मास्टर थी, स्लेव नहीं। पहले जहां उसके थॉट्स उसे ड्रैग करते थे एक इमोशनल रोलर कोस्टर पर, अब वो कह पाती थी, थैंक्स माइंड, बट आई गॉट दिस। धीरे धीरे वो मेडिटेशन से भी जुड़ गई। शुरुआत में उसे बोरिंग लगता था, मैं 5 मिनट बैठकर क्या करूंगी। लेकिन जब उसने गाइडेड मेडिटेशन सुनी, जिसमें बताया गया कि कैसे थॉट्स को क्लाउड्स की तरह देखो, आते हैं जाते हैं, बस देखते रहो, तो उसे कुछ रिलीफ मिलने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे वो पहली बार अपनी माइंड को दूर से देख पा रही है, जज किए बिना। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं, या हमें UPI के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। अब नेहा की लाइफ पहले जैसी ही थी, वही जॉब, वही घर, वही लोग, लेकिन उसका अंदर कुछ बदल गया था। अब जब कोई उसे इग्नोर करता तो वो सोचती, शायद वो बिजी है या उसका मूड ठीक नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई प्रॉब्लम हूं। अब जब कोई फेलियर होता तो वो कहती, चलो एक नया लेसन मिला। उसने ये भी सीखा कि हर थॉट को सॉल्व करना जरूरी नहीं होता। कुछ थॉट्स बस होते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। उन पर एक्शन लेना जरूरी नहीं। जैसे रेडियो में कोई अनवांटेड सॉन्ग बज जाए तो आप चैनल बदल सकते हो, वैसे ही अनचाहे विचार को भी स्विच किया जा सकता है, और कभी कभी बस म्यूट करना भी काफी होता है। अब वो अपनी बालकनी में बैठती है, वो सेम कॉफी हाथ में होती है, पर नेहा बदल चुकी है। अब वो खुद से बातें करती है, लेकिन वो बातें प्यार से होती हैं, डर से नहीं। अब वो जानती है कि उसका माइंड उसकी आइडेंटिटी नहीं है। थॉट्स आते हैं, लेकिन वो उससे बड़ी है, ज्यादा रियल, ज्यादा पावरफुल। उसने एक बार डायरी में लिखा, मेरा माइंड अब भी स्टोरीज बनाता है, पर अब मैं जानती हूं हर स्टोरी सच नहीं होती, और यहीं से मेरी फ्रीडम शुरू होती है। और यही कहानी थी एक ऐसी लड़की की जिसने अपने माइंड के ट्रैप को समझा और धीरे धीरे उससे आजाद होना सीखा। नेहा की जर्नी अब भी चल रही है, पर अब वो अपने माइंड की नहीं, अपनी खुद की गाइड है। नेहा की जिंदगी अब थोड़ी शांत लगने लगी थी। पहले जहां माइंड उसके ऊपर हावी था, अब वो थोड़ा थोड़ा करके खुद को समझने लगी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जिंदगी में जैसे ही हम थोड़ा स्टेबल होते हैं, वैसे ही कोई नया कर्व बॉल आ जाता है। नेहा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसके ऑफिस में अचानक से एक नया प्रोजेक्ट आया, जिसमें उसे एक नए टीम को लीड करना था। पहले तो उसने हाँ कर दिया, क्योंकि उसे लगा अब वो पहले जैसी एंग्शियस नहीं है। पर जैसे जैसे प्रोजेक्ट शुरू हुआ, वैसे वैसे पुरानी बेचैनी फिर से आने लगी। हर दिन सुबह उठते ही दिल धड़कने लगता, माइंड में हजारों थॉट्स। क्या मैं ये कर पाऊंगी? अगर कोई मुझसे बेटर निकला तो? अगर टीम मुझे सीरियसली ना ले तो? नेहा को लगा कि ये एंग्जाइटी वापस आ गई है, और उसने खुद से कहा, नहीं, अब फिर से नहीं। वो अपने आप को समझाने लगी, काम डाउन नेहा, डोंट ओवरथिंक। लेकिन जितना वो खुद को शांत करने की कोशिश करती, उतनी ही ज्यादा नर्वसनेस बढ़ती जाती। अब उसे वो पुराने ट्रिक्स काम नहीं आ रहे थे, और इसी फ्रस्ट्रेशन में उसने एक रात खुद से कहा, क्या इस एंग्जाइटी को समझा जा सकता है? क्या ये वाकई मेरे खिलाफ है? उसे एक पुरानी किताब की याद आई जो उसने कभी डाउनलोड की थी, उसी थॉमसेट की। उसने वो चैप्टर पढ़ा जो कहता था, एंग्जाइटी इज नॉट योर एनिमी, इट्स योर माइंड्स प्रोटेक्टिव सिस्टम गॉन हेवायर। नेहा थोड़ा रुक गई। प्रोटेक्टिव सिस्टम? जो चीज मुझे डराती है वो मेरी प्रोटेक्टर कैसे हो सकती है? नेहा ने एक दिन खुद को अलाउ किया उस एंग्जाइटी को बिना लड़ाई के महसूस करने के लिए। ऑफिस जाने से पहले जब उसका पेट भारी लग रहा था, जब उसकी सांसें तेज चल रही थीं, उसने खुद से कहा, लेट्स जस्ट सिट विद इट। वो अपनी बैल्कनी में बैठी, आंखें बंद की और अपने बॉडी को ऑब्जर्व किया। कोई जजमेंट नहीं, कोई फाइट नहीं, सिर्फ महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि एंग्जाइटी कुछ कह रही है, जैसे कोई छोटा बच्चा माँ का ध्यान खींचने की कोशिश करता है, देखो मेरी तरफ, मैं डर रहा हूं। उसका माइंड दरअसल उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। वो उसे वार्निंग दे रहा था, तू एक नए चैलेंज में जा रही है, केयरफुल रहना।
लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये वार्निंग इतनी ज़्यादा लाउड थी कि नेहा उसे थ्रेट समझने लगी थी। अब उसे समझ आने लगा था कि प्रॉब्लम एंग्जाइटी में नहीं है, प्रॉब्लम उसे सप्रेस करने में है। हर बार जब वो एंग्जाइटी को गलत या बुरी कहती थी तो वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती थी। लेकिन जब उसने कहा, ठीक है तुम आई हो, बैठो मेरे साथ, बताओ क्या चाहिए, तब वो थोड़ी सॉफ्ट हो गई। एक दिन ऑफिस में प्रेजेंटेशन से पहले नेहा की हार्ट बीट बहुत तेज हो रही थी। पहले की नेहा पैनिक कर जाती, वॉशरूम में छुप जाती, लेकिन उस दिन उसने अपने माइंड से सॉफ्टली पूछा, तू क्यों डर रहा है? और जवाब धीरे से आया, तू चाहती है कि सब अच्छा जाए, तू फेलियर से डरती है। नेहा ने खुद को जवाब दिया, हाँ मैं डरती हूं क्योंकि ये काम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं अब भी इसे करूंगी। उसने उस एंग्जाइटी को साथ ले जाने का डिसीजन लिया, जैसे कोई छोटा सा बच्चा किसी बड़े के हाथ में हाथ डालकर चलता है। प्रेजेंटेशन के दौरान उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, पर उसने रुका नहीं। उसने खुद को अलाउ किया इम्परफेक्ट होने का, और सरप्राइजिंगली लोगों ने उसकी ऑनेस्टी को अप्रिशिएट किया। एक टीम मेंबर ने बाद में कहा, नेहा यू लुक नर्वस बट सो रियल, दैट वाज इंस्पायरिंग। उसके लिए ये कॉम्प्लीमेंट किसी ट्रॉफी से कम नहीं था, क्योंकि पहली बार उसने अपनी एंग्जाइटी को फाइट नहीं किया था, उसे साथ लेकर चली थी। अब नेहा ने एक नया तरीका अपनाया। जब भी एंग्जाइटी आती वो उसे सप्रेस नहीं करती, बल्कि उसके सिग्नल्स को डिकोड करती। जैसे डिटेक्टिव क्लूज खोजता है, वैसे ही नेहा अब अपनी एंग्जाइटी को क्वेश्चन से एक्सप्लोर करती थी। मैं अभी किससे डर रही हूँ? क्या मैं कोई अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रख रही हूँ? क्या मैं खुद से बहुत हार्श हूँ? एक बार उसे अपने बेस्ट फ्रेंड की शादी में जाना था। बहुत सारे लोग, अनफेमिलियर फेसेस, सोशल इंटरेक्शन, उसे अंदर ही अंदर ड्रेड हो रहा था। पहले वो सोचती बस ना जाऊं, बहाना बना लूं, लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, तू डर रही है क्योंकि तुझे लगता है लोग जज करेंगे, लेकिन क्या तू खुद को ऑलरेडी जज नहीं कर रही? वो पार्टी में गई, थोड़ी नर्वस थी, पर उसने मास्क नहीं पहना। वो जैसी थी वैसे ही गई और सरप्राइजिंगली उसे मजा भी आया। अब नेहा ने अपने रूटीन में एक नई चीज जोड़ी, एंग्जाइटी डायलॉग टाइम। हर दिन 10 मिनट वो खुद से बात करती, आज कौन सा डर आया? क्या उस डर का कोई बेस था? क्या उस डर ने मुझे कुछ सिखाया? धीरे धीरे उसे समझ में आया कि एंग्जाइटी उसका दुश्मन नहीं, एक मिसअंडरस्टूड दोस्त है। कई बार एंग्जाइटी उसे कंफर्ट जोन से बाहर पुश करती थी। जैसे एक बार उसने एक राइटिंग कॉन्टेस्ट देखा। पहले इंस्टिंक्ट था, मैं पार्टिसिपेट कैसे कर सकती हूँ, मैं राइटर नहीं हूँ। लेकिन उसके अंदर की एंग्जाइटी ने उसे कहा, मत कर, एम्बैरेसिंग हो जाएगा। और वहीं नेहा ने सोचा, अगर मेरा डर मुझे रोक रहा है तो शायद यही वो चीज़ है जो मुझे करनी चाहिए। उसने आर्टिकल लिखा, सबमिट किया, और वो शॉर्टलिस्ट भी हो गई। अब नेहा की दुनिया बदलने लगी थी, बाहर नहीं, अंदर। अब वो एंग्शियस होती थी, पर अशेम्ड नहीं होती थी। उसे मालूम था कि एंग्जाइटी का आना कोई प्रॉब्लम नहीं, उसे बिना समझे इग्नोर करना प्रॉब्लम है। उसने अपने मोबाइल में एक नोट लिखा, डियर एंग्जाइटी, थैंक यू फॉर प्रोटेक्टिंग मी। आई सी यू, आई हियर यू, एंड आई विल टेक केयर ऑफ यू, नॉट बाय पुशिंग यू अवे बट बाय वॉकिंग विद यू। ये उसका पर्सनल मांत्रा बन गया। अब वो जब कभी भी नर्वस फील करती तो खुद से कहती, इस फीलिंग को दबा मत, सुन इसे। क्या चाहिए तुझे? क्या मैं खुद से बहुत ज्यादा डिमांड कर रही हूं? क्या मैं किसी और की एक्सपेक्टेशंस पर चल रही हूं? और अक्सर जवाब मिलता, जस्ट ब्रीथ, जस्ट बी। उसका रिलेशनशिप खुद से डीपन हो गया था। अब जब कोई फ्रेंड उसे कहता, यार मुझे बहुत एंग्जाइटी हो रही है, तो नेहा मुस्कुराकर कहती, डर को मत भगाओ, उससे बात करो, वो शायद कुछ इंपॉर्टेंट बताने आया है। उसने अपने जर्नल में एक कोट लिखा, एंग्जाइटी इज नॉट अ स्टॉप साइन, इट्स अ सिग्नल, डोंट रन फ्रॉम इट, डिकोड इट। और ये लाइन अब उसकी पूरी अप्रोच बन गई थी। नेहा अब भी पूरी तरह एंग्जाइटी फ्री नहीं थी, लेकिन अब वो एंग्जाइटी ड्रिवन नहीं थी। उसे अब समझ था कि उसकी फीलिंग्स वैलिड हैं, लेकिन वो उनकी गुलाम नहीं है। अब वो खुद को जज नहीं करती जब डर लगता है। अब वो खुद को समझती है, और ये समझ ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। और इस तरह नेहा की कहानी में एक नया चैप्टर जुड़ गया, एक ऐसा चैप्टर जिसमें उसने सीखा कि एंग्जाइटी से लड़ना नहीं है, उसे सुनना है। और जब उसने उसे सुना तो एंग्जाइटी ने भी पहली बार कुछ कहा, मैं तुझे रोकने नहीं बचाने आई थी, थैंक यू फॉर फाइनली लिसनिंग।
नेहा अब पहले से कहीं ज्यादा अवेयर हो गई थी। उसने अपने माइंड को थोड़ा थोड़ा समझना शुरू कर दिया था। वो कब एंग्शियस हो जाती है, कब ओवरथिंक करती है और किस थॉट का उसके बिहेवियर पर कितना असर पड़ता है। लेकिन कुछ पैटर्न्स अभी भी थे जो वो समझ नहीं पाती थी। कभी कभी ऐसा होता कि बिना किसी रीज़न के ही उसका मूड खराब हो जाता। कभी किसी की एक छोटी सी बात उसे अंदर तक हर्ट कर जाती और वो खुद से पूछती, क्यों इतना बड़ा रिएक्शन आया मुझसे? क्या इसमें इतनी बड़ी बात थी? उसे लगने लगा था कि अब उसे सिर्फ एंग्जाइटी से नहीं बल्कि अपने रिएक्शंस के पीछे के रीज़न से भी दोस्ती करनी होगी। एक दिन शाम को जब वो अपने ऑफिस से वापस आई, उसने सोचा कि थोड़ी देर नेचर के साथ टाइम बिताया जाए। उसका घर एक छोटे से पार्क के पास था। वो चुपचाप जाकर एक बेंच पर बैठ गई। वहां बच्चे खेल रहे थे, एक आदमी अपनी किताब पढ़ रहा था और पास के पेड़ पर बैठी चिड़ियां हल्की सी आवाज में कुछ गा रही थी। नेहा का माइंड धीरे धीरे शांत होने लगा। तभी उसे एक पुरानी बात याद आई। किताब में एक कॉन्सेप्ट था, द रोल ऑफ अटेंशन। उसमें लिखा था कि माइंडफुलनेस सिर्फ रिलैक्स करने के लिए नहीं होती बल्कि अपने थॉट्स और रिएक्शंस को क्लियरली देखने के लिए होती है। माइंड कहीं भी भाग सकता है, पर अटेंशन अगर ट्रेंड हो तो वो माइंड की ट्रिक्स पकड़ सकती है। नेहा को महसूस हुआ कि अब वक्त है कि वो खुद की अटेंशन को ट्रेन करे। उसने उसी दिन से एक नया प्रैक्टिस शुरू किया, ऑब्जर्वेशन विदाउट जजमेंट। मतलब ये कि जो भी वो सोचती, महसूस करती या करती थी, उसे बस ऑब्जर्व करना था। नो जजिंग, नो फिक्सिंग, बस देखना, जैसे कोई साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट को देखता है। पहले दिन उसने सुबह उठते ही अपने थॉट्स पर ध्यान दिया। अलार्म बजा और फर्स्ट थॉट आया, उफ, फिर वही बोरिंग ऑफिस। नेहा थोड़ी सी हंसी, क्या ये सच है या ये बस मेरे माइंड का ऑटो कमेंट्री है? उसने आंसर नहीं ढूंढा, बस नोट किया, नेगेटिव स्टार्ट ऑफ द डे, ऑब्जर्व्ड। फिर जब ब्रशिंग करते हुए उसने मिरर में खुद को देखा तो माइंड ने कहा, आज फेस डल लग रहा है। उसने फिर से खुद को रोका और बस नोट किया, क्रिटिकल सेल्फ टॉक, ऑब्जर्व्ड। धीरे धीरे ये डेली प्रैक्टिस उसकी हैबिट बनने लगी। वो छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व करने लगी, जैसे बारिश की बूंदें बैल्कनी की रेलिंग पर गिरना या किसी कोलीग की बात पर उसका मन ही मन इरिटेटेड हो जाना। पहले वो इन रिएक्शंस को ऑटोमेटिक मानती थी, अब वो देख पा रही थी कि कहाँ कहाँ उसके बिलीव्स उसके बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे हैं। एक दिन ऑफिस में उसकी एक टीम मेंबर ने कैजुअली कह दिया, तुम कभी मुस्कुराती नहीं, बहुत सीरियस लगती हो। ये सुनते ही नेहा को लगा जैसे किसी ने उसे जज किया हो। पहले की तरह वो अंदर ही अंदर टूट सकती थी, पर अब उसने उस मोमेंट को पॉज किया। उसने खुद से पूछा, क्या ये सच है या ये बस उस लड़की का परसेप्शन है? उसने महसूस किया कि वो अभी वर्कलोड से प्रेशराइज्ड है, इसलिए वो ऑटोमेटिकली कम बोल रही है। कोई बड़ी बात नहीं थी, बस अटेंशन से देखना था। अब नेहा ने एक और टेक्निक अपनाई, लेबलिंग द थॉट। जब भी कोई थॉट आता, मैं फेलियर हूं, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मैं पीछे रह रही हूं, तो वो उसे लेबल करती, दिस इज अ फियर थॉट, या ये एक तुलनात्मक विचार है। इससे वो थॉट की आइडेंटिटी से खुद को अलग कर पाती थी। वो अब ये समझने लगी थी कि हर थॉट को सच मानना जरूरी नहीं होता। एक दिन उसने नोटिस किया कि वो बार बार अपने एक एक्स कॉलीग की इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक कर रही है। उसे इंटरनली एक कंपैरिजन चल रहा था, उसकी लाइफ कितनी सॉर्टेड है और मैं अभी भी फिगरिंग आउट फेज में हूं। पहले वो खुद को गिल्ट में डाल देती, तू इतनी इमेच्योर क्यों है नेहा? लेकिन अब उसने सॉफ्टली खुद से कहा, यह ईर्ष्या मिली हुई असुरक्षा है, लेट्स ऑब्जर्व। और यही ऑब्जर्व करना ही धीरे धीरे उस इमोशन को डिसॉल्व करने लगा। अब उसका फोकस बाहर की चीजों से ज्यादा अपने अंदर की अटेंशन पर था। उसने देखा कि जब वो ध्यान से ऑब्जर्व करती है तो उसके इमोशंस उसे गाइड करते हैं, मैनिपुलेट नहीं। माइंड में आने वाले विचार अब उतने पावरफुल नहीं लगते थे, क्योंकि अब वो खुद को उनसे थोड़ा दूर रख सकती थी। नेहा ने एक और रूटीन ऐड किया, 5 मिनट अटेंशन चेक इन। दिन में एक बार किसी भी समय वो अपनी आंखें बंद करती और खुद से पूछती, What am I feeling right now? Where is it in my body? What thought is attached to it? ये 3 सवाल उसे अपने इनर वर्ल्ड से कनेक्ट करने लगे। कभी कभी वो पाती कि वो सैड है बिना किसी रीजन के, और कभी कोई पुरानी मेमोरी ट्रिगर बन जाती थी। लेकिन अब वो इन फीलिंग्स को इग्नोर नहीं करती, उन्हें जेंटल अटेंशन देती थी।
अब जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेना होता तो वो बिना जल्दीबाजी के पॉज करती। एक बार उसे एक नया जॉब ऑफर आया। सैलरी ज़्यादा थी पर कल्चर थोड़ा रिजिड था। उसका माइंड एक्साइटेड था, ज़्यादा पैसे मिलेंगे, क्यों ना ले लूँ। लेकिन उसने खुद से पूछा, एक्साइटमेंट है लेकिन क्या बॉडी रिलैक्स्ड है? क्या मेरा अंदरूनी सिस्टम हाँ कह रहा है? और आंसर क्लियर था, नहीं। उसने ऑफर रिजेक्ट किया और बाद में उसे पता चला कि वो जगह टॉक्सिक थी। माइंड तो एक्साइटमेंट में बहक गया था पर अटेंशन ने सच पकड़ लिया था। अब नेहा को मजा आने लगा था अपनी अटेंशन की पावर में। वो बाहर की दुनिया उतनी नहीं बदली थी पर अंदर की क्लैरिटी जबरदस्त हो गई थी। अब वो जिंदगी को एक ऑब्जर्वर की तरह देखती थी, क्यूरियोसिटी के साथ, जजमेंट के बिना। एक बार उसकी बहुत पुरानी दोस्त रिया उससे मिलने आई। रिया थोड़ी इम्पल्सिव और लाउड थी और नेहा अक्सर उससे इरिटेट हो जाती थी। लेकिन इस बार नेहा ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने खुद से कहा, चलो रिया को बिना किसी पास लेबल के ऑब्जर्व करते हैं। उसने देखा कि रिया की एनर्जी थोड़ा कैओटिक थी पर उसके वर्ड्स में एक जेन्युइन वार्मथ थी। पहले शायद नेहा उसे अवॉइड करती लेकिन अब वो खुद को उस मोमेंट में ज्यादा ओपन महसूस कर रही थी। सिर्फ अटेंशन की पावर ने उसके रिलेशनशिप को बदल दिया था। धीरे धीरे नेहा ने माइंड को एक पपी की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया। अगर वो कहीं भागता तो वो प्यार से कहती, आजा वापस, लेट्स कम टू द प्रेजेंट। और वो अटेंशन के जरिए माइंड को वापस लेकर आती। अब उसका मेडिटेशन भी बदल गया था। पहले वो सोचती थी कि ध्यान मतलब शांत बैठना, रिलैक्स होना। लेकिन अब उसने समझा कि असली माइंडफुलनेस का मतलब है अवेयर रहना, किसी थॉट को पकड़ना, उसकी स्टोरी समझना और फिर जेंटली उसे जाने देना। उसने एक बार अपने जर्नल में लिखा, अटेंशन इज लाइक अ टॉर्च, जहां भी मैं इसे ले जाऊं वही चीज साफ दिखने लगती है। अब मैं ये चुन सकती हूं कि मैं उस टॉर्च को डार्कनेस पर रखूं या क्लैरिटी पर। अब नेहा हर दिन के एक्सपीरियंसेस को एक एक्सपेरिमेंट की तरह देखती थी। क्या आज मैं अपने रिएक्शंस को नोटिस कर सकी? क्या मैंने किसी मोमेंट में पॉज किया? क्या मैंने किसी पुराने बिलीफ को चलते देखा? उसका माइंड अब भी स्टोरीज बनाता था लेकिन अब नेहा उन स्टोरीज को लिटरल ट्रूथ नहीं मानती थी। उसने सीखा कि हर थॉट एक मेहमान है और अटेंशन उस मेहमान से पोलाइटली बात करने की स्किल है। और इस तरह नेहा की कहानी में एक और खूबसूरत मोड़ आया, एक ऐसा मोड़ जिसमें उसने सीखा कि अवेयरनेस ही असली फ्रीडम है। माइंड कुछ भी बोले, अटेंशन अगर साथ हो तो जिंदगी को समझना आसान हो जाता है। अब नेहा के लिए हर दिन एक नया चांस था खुद को देखने का, खुद से मिलने का और सबसे जरूरी खुद को बिना जज किए अपनाने का। नेहा की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो अब खुद से बात करना जानती थी, अपने इमोशंस को पहचानना जानती थी और अपनी अटेंशन को कहाँ ले जाना है ये भी डिसाइड कर पाती थी। लेकिन जिंदगी कब एक जैसी रहती है? सब कुछ स्मूथ चल रहा था जब अचानक एक ऐसा चैप्टर खुला जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। उसकी दादी, जिनसे उसका बेहद गहरा रिश्ता था, अचानक बीमार पड़ गई। एक ही महीने में उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि डॉक्टर ने घर वालों को समझा दिया कि अब ज्यादा उम्मीद न रखें। नेहा के लिए यह बहुत बड़ा इमोशनल शॉक था। दादी सिर्फ एक फैमिली मेंबर नहीं थी, वो नेहा की इमोशनल ग्राउंडिंग थी। एक ऐसी इंसान जिनसे बात करके नेहा को कंफर्ट, लव और बिलोंगिंग महसूस होता था। नेहा ने पहले तो खुद को बहुत स्ट्रांग रखने की कोशिश की। वो हॉस्पिटल जाती, दादी के पास बैठती, मुस्कुराकर बात करती और फिर वॉशरूम में जाकर साइलेंटली रो लेती। उसने खुद से कहा, मैं स्ट्रांग हूं, मुझे टूटना नहीं है। लेकिन हर बार जब वो दादी के बेड के पास बैठती, एक अजीब सी बेचैनी, हेल्पलेसनेस और डर उसे अंदर से जकड़ लेता। वो अपने ही इमोशन से डरने लगी थी। उसे लगने लगा कि अगर उसने इन फीलिंग्स को फेस किया तो शायद वो बिखर जाएगी। इसी बीच एक दिन रात को जब वो अपने कमरे में अकेली बैठी थी, उसने फिर से अपनी जर्नल निकाली। कई दिनों बाद उसने खुद को लिखा, मैं क्यों इतना सफ़र कर रही हूँ? क्या सिर्फ इसलिए कि दादी जा रही हैं या इसलिए क्योंकि मैं ये ट्रूथ एक्सेप्ट नहीं कर पा रही? यह सवाल उसके अंदर गूंजता रहा। उसे याद आया कि किताब में एक बहुत सिंपल पर डीप बात लिखी थी, सफरिंग कम्स नॉट फ्रॉम पेन बट फ्रॉम रेजिस्टेंस टू पेन। मतलब हम तब तक सफ़र करते हैं जब तक हम किसी पेनफुल सिचुएशन को पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं करते। नेहा ने उस दिन पहली बार अपने आप से पूछा,
क्या मैं अपनी दादी के जाने के ट्रूथ को एक्सेप्ट कर पा रही हूं? और जवाब आया नहीं। वो हर मोमेंट उनके लॉस को अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी, डिस्ट्रैक्शन में, पॉजिटिविटी में, बिजी रहने में। पर अंदर की आवाज कह रही थी, बस बैठ जा और महसूस कर इस लॉस को। जितना पेनफुल है उतना ही रियल भी है। उसने उसी रात एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। उसने अपनी लाइट डिम की, आंखें बंद की और खुद से कहा, जो भी इमोशन आए मैं उसे रोकूंगी नहीं, बस बैठूंगी और देखूंगी। पहले तो बस उदासी आई, फिर गुस्सा कि जिंदगी इतनी अनफेयर क्यों है, फिर गिल्ट कि उसने दादी के साथ और वक्त क्यों नहीं बिताया, और अंत में एक गहरी खालीपन जैसी फीलिंग। और इन सब इमोशंस के बीच एक बात कॉमन थी, पेन। नेहा ने महसूस किया कि उस पेन से भागने से वो और ज्यादा थक रही थी, लेकिन जब उसने उसे एक्नॉलेज किया बिना जज किए, तो वो पेन हल्का लगने लगा। जैसे कोई दुखी बच्चा जिसे बस सुन लिया जाए, वैसे ही उसका दिल थोड़ा सा शांत हो गया। अगले दिन से नेहा ने एक न्यू प्रैक्टिस शुरू की, सिटिंग विद सफरिंग। इसका कोई रूल नहीं था, बस इतना कि जब भी कोई तकलीफदेह थॉट या फीलिंग आए, वो खुद को अलाउ करे उसे पूरी तरह फील करने के लिए। ना उसे समझाने की कोशिश, ना हटाने की, बस साथ बैठ जाना, जैसे कोई फ्रेंड अपने दुखी दोस्त के पास चुपचाप बैठता है। एक दिन वो हॉस्पिटल में दादी के पास बैठी थी और दादी बहुत वीक थी। उन्होंने धीरे से नेहा का हाथ पकड़ा और कहा, तू बहुत स्ट्रांग है बेटा। और उस मोमेंट में नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने उन्हें रोका नहीं। उसने खुद से कहा, हाँ मैं मजबूत हूं, और मजबूत होने का मतलब ये नहीं कि मैं दुख नहीं महसूस कर सकती। उसने अपने माइंड को ऑब्जर्व किया, पेनफुल थॉट्स, दादी अब नहीं रहेंगी, अब मेरी लाइफ से एक हिस्सा हमेशा के लिए चला जाएगा, मैं अकेली हो जाऊंगी। लेकिन इस बार उसने रेजिस्टेंस नहीं किया। वो थॉट्स आए, फीलिंग्स आई, टीयर्स आए, पर अब नेहा ने उनके खिलाफ लड़ाई नहीं की। उसने बस उन्हें जगह दी। उसने अपने डेली रूटीन में एक और चीज शामिल की, रेडिकल एक्सेप्टेंस। इसका मतलब ये नहीं कि उसने हार मान ली या वो दुखी रहने लगी। इसका मतलब था कि जो है उसे पूरी तरह एक्नॉलेज करना, चाहे वो प्लेजेंट हो या अनप्लेजेंट। अब जब भी नेहा को कोई अनकंफर्टेबल फीलिंग आती, जैसे रिजेक्शन का डर, किसी से कंपैरिजन या लोनलीनेस, वो खुद से सॉफ्टली कहती, यस दिस टू इज हियर, और मैं इससे भागूंगी नहीं। यही छोटी सी लाइन जैसे उसके अंदर कुछ अनलॉक कर देती। एक दिन उसके एक दोस्त ने उसे कहा, तू बहुत शांत और डीप हो गई है नेहा। पहले छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करती थी, अब लगता है तू चीजों को बहुत डिफरेंट नजरिए से देखती है। और नेहा मुस्कुराई, क्योंकि उसे अब समझ आ गया था कि रियल स्ट्रेंथ रेजिस्टेंस में नहीं, एक्सेप्टेंस में होती है। उसने देखा कि उसके आसपास कई लोग अपने दर्द से भाग रहे थे। कुछ लोग ओवरवर्क में खुद को डुबो रहे थे, कुछ लोग पार्टीज में डिस्ट्रैक्शन ढूंढ रहे थे, और कुछ लोग खुद को नम कर रहे थे। और नेहा को समझ आया कि पेन से बचना टेम्परेरी रिलीफ देता है, लेकिन उससे दोस्ती करना लॉन्ग टर्म पीस देता है। नेहा अब खुद से ज्यादा कनेक्टेड थी। उसे पता था कि सफरिंग का मतलब है कि अंदर कुछ ऐसा है जिसे सुनने की जरूरत है, न कि सप्रेस करने की। अब अगर कोई दोस्त हार्श कमेंट कर देता, तो वो पहले की तरह खुद को ब्लेम नहीं करती। वो पॉज करती, खुद से पूछती, इससे मुझे क्या हर्ट हुआ? क्या ये मेरे किसी पुराने बिलीफ को टच कर गया? और धीरे धीरे वो अपने इनर वुंड्स को रिकॉग्नाइज करने लगी। अब नेहा की जर्नलिंग भी बदल गई थी। अब वो खुद से पूछती, आज मैंने क्या अवॉइड किया? कौन सा ट्रूथ मुझे सबसे ज्यादा डराता है? और क्या मैं उस डिस्कम्फर्ट को थोड़ी देर फील कर सकती हूँ? ये छोटे छोटे सवाल उसके लिए थेरेपी की तरह थे। नेहा ने एक चीज और सीखी, पेन अकेले नहीं आता, उसके साथ ग्रोथ भी होती है। उसकी दादी के जाने का दुख उसके लिए हमेशा रहेगा, लेकिन उस लॉस ने उसे इमोशनल डेप्थ दी, जो शायद किसी और चीज से नहीं आती। वो अब लोगों की सफरिंग को और बेटर समझ पाती थी, और उनके साथ बैठे रहने की कैपेसिटी डेवलप कर चुकी थी, बिना उन्हें एडवाइस दिए, बिना जल्दी ठीक करने की कोशिश की। उसने एक बार लिखा, पेन इज लाइक अ वेव, जितना ज्यादा मैं उसे रेजिस्ट करती हूं, वो उतनी ही जोर से टकराता है, पर जब मैं उसे अलाउ करती हूं, वो धीरे धीरे खुद ही शोर से टकराकर शांत हो जाता है। अब नेहा की कहानी में वो मोड़ आ चुका था जहां सफरिंग उसका दुश्मन नहीं, टीचर बन चुका था, और वो सीख रही थी हर इमोशन को सुनना, हर डर को देखना,
और हर दर्द के नीचे छुपे कंपैशन को पहचानना। उसकी जिंदगी परफेक्ट नहीं थी, पर अब उसमें एक गहराई थी, एक ऐसी मैच्योरिटी जो उसे काल्म बनाती थी, ग्राउंडेड रखती थी। और यही थी उसकी जर्नी अवेयरनेस से एक्सेप्टेंस तक। माइंड अब भी कहानियां बनाता था, इमोशंस अब भी आते जाते थे, पर अब नेहा के पास एक साइलेंट स्ट्रेंथ थी जो कहती थी जो भी है वो ठीक है और मैं उसके साथ हूं। नेहा की जिंदगी अब एक नए मुकाम पर पहुंच चुकी थी। दादी के जाने के बाद उसने अपने अंदर एक शांत गहराई को महसूस किया था और उसके साथ उसने एक्सेप्टेंस, अवेयरनेस और अटेंशन की ताकत को समझा भी था। लेकिन उसकी जर्नी यहीं खत्म नहीं हुई थी। जिंदगी ने फिर से एक नया मोड़ लिया, इस बार बाहर नहीं, भीतर की दुनिया में। एक दिन वो अपनी विंडो के पास बैठी थी, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और हाथ में उसकी वही पुरानी जर्नल थी। उसने बिना कुछ सोचे लिखा, मैं कौन हूं? बस इतना सा सवाल। लेकिन यह सवाल जैसे उसके अंदर एक तूफान लेकर आ गया। उस दिन पहली बार उसने महसूस किया कि वो खुद को बहुत सारी चीजों के नाम से पहचानती है, जैसे मैं एक अच्छी बेटी हूं, मैं स्ट्रांग हूं, मैं इंट्रोवर्ट हूं, मैं ओवरथिंक करती हूं, मैं एम्बिशियस हूं, मैं एंग्शियस रहती हूं और भी बहुत कुछ। उसने रियलाइज किया कि ये सब आइडेंटिटी टैग्स जैसे थे जो वो खुद पर चिपकाती आई थी, बिना सोचे कि क्या ये सच में उसकी अपनी चॉइस थी या बस हैबिट। उसे याद आया किताब का एक हिस्सा जहां थॉमसेट ने लिखा था कि हम सब अपनी खुद की बनी हुई कहानियों में फंसे होते हैं। हम खुद को कुछ रोल्स में डिफाइन कर लेते हैं और फिर उन्हीं रोल्स के हिसाब से सोचने और बिहेव करने लगते हैं। ये आइडेंटिटीज हमारे कंफर्ट जोन बन जाती हैं, लेकिन ये हमारे असली सेल्फ को ब्लॉक कर देती हैं। नेहा को एकदम से क्लैरिटी मिली कि शायद उसका एंग्जाइटी से रिश्ता इतना डीप इसलिए था क्योंकि वो खुद को हमेशा एंग्शियस पर्सन मानती आई थी। और जब कोई आइडेंटिटी बन जाती है तो माइंड उसी के हिसाब से प्रूफ ढूंढता है। देखो, आज फिर नर्वस हो गई, तुम सच में एंग्शियस हो, या तुम कभी कॉन्फिडेंट नहीं हो सकती क्योंकि तुम ओवरथिंकर हो। उसने रियलाइज किया कि उसकी सबसे बड़ी परेशानी एंग्जाइटी नहीं थी, बल्कि खुद को एक एंग्शियस पर्सन मानना था। उस दिन नेहा ने अपने कमरे में एक क्वाइट सा एक्सरसाइज किया। उसने अपनी आइडेंटिटीज की एक लिस्ट बनाई और फिर हर एक आइडेंटिटी से एक सवाल पूछा, क्या ये मेरी चॉइस है या मुझे ये किसी और ने बताया था? जैसे ही उसने ये प्रोसेस शुरू किया, कई लेयर्स खुलने लगी। जब उसने लिखा मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, तो उसे अपने बचपन की मेमोरीज याद आई। माँ हमेशा कहती थी, तू ही तो है जो सब संभाल लेती है। धीरे धीरे नेहा ने ये रोल इंटरनलाइज कर लिया। लेकिन अब जब वो सोचती है तो समझ आती है कि शायद उसने कभी ये पूछा ही नहीं था कि क्या उसे हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहना अच्छा लगता है या बस आदत बन चुकी है। उसे अब लगने लगा था कि उसका पर्सनैलिटी का बड़ा हिस्सा दूसरों की एक्सपेक्टेशन से बना है। किसी ने कहा तुम सेंसिटिव हो, किसी ने कहा तुम स्ट्रांग हो और किसी ने कहा तुम थोड़ी अलग हो। और नेहा ने इन सब को एक्सेप्ट कर लिया जैसे ये उसकी आइडेंटिटी का सच हो। लेकिन अब वो सीख चुकी थी कि आइडेंटिटी कोई रिजिड चीज नहीं होती, वो बदल सकती है। और सबसे बड़ी बात, आइडेंटिटी इमेजिनेशन का प्रोडक्ट होती है, सच नहीं। अगर वो खुद को एंग्शियस पर्सन मान सकती है तो खुद को काल्म पर्सन भी मान सकती है। अगर वो खुद को इंट्रोवर्ट समझती है तो शायद वो बस डीप थिंकर है। और इसका मतलब ये नहीं कि उसे अकेले ही रहना है। उसने धीरे धीरे खुद से एक नया कॉन्वर्सेशन शुरू किया। हर बार जब उसका माइंड कहता तू ऐसी ही है, वो सॉफ्टली जवाब देती, क्या जरूरी है कि मैं हमेशा ऐसी रहूं? और इस एक सवाल ने उसकी थिंकिंग को पूरी तरह चेंज कर दिया। उसी दौरान नेहा को एक प्रेजेंटेशन के लिए कंपनी से इनवाइट मिला। पहले उसने सोचा मैं तो पब्लिक स्पीकिंग में अच्छी नहीं हूं, पर फिर उसे अपना ही थॉट सुनाई दिया, क्या मैं वाकई में नहीं हूं या मैंने बस मान लिया है? उसने प्रेजेंटेशन एक्सेप्ट की, प्रैक्टिस की, नर्वस हुई, लेकिन किया एंड सरप्राइजिंगली अच्छा किया। उस दिन के बाद नेहा ने अपनी एक नई हैबिट बना ली। जब भी कोई सिचुएशन आती और उसके माइंड में कोई लेबल एक्टिवेट होता, जैसे मैं तो ऐसा नहीं कर सकती या मैं तो ऐसी ही हूं, वो खुद से बस एक सवाल पूछती, क्या मैं इस थॉट से अलग एग्जिस्ट कर सकती हूं? और ये सवाल उसके लिए जैसे किसी मैजिक की की तरह था, हर बार नए दरवाजे खोलता। धीरे धीरे वो समझने लगी थी कि फ्रीडम का असली मतलब है
खुद को अपने माइंड की बनाई कहानियों से अलग देख पाना। जैसे एक एक्टर स्टेज पर अलग अलग रोल्स निभाता है, वैसे ही हम भी रोल्स प्ले कर सकते हैं बिना उन्हें अपना पूरा ट्रूथ माने। अब नेहा खुद को लाइटली लेती थी। वो खुद पर हंस भी सकती थी। कभी कभी जब वो फिर से एंग्शियस हो जाती तो वो पैनिक नहीं करती, बस कहती, ओह मेरी पुरानी आइडेंटिटी फिर आ गई, कोई बात नहीं। और वो थॉट भी आकर चला जाता। उसे अब ये भी समझ आने लगा था कि ऑथेंटिसिटी का मतलब ये नहीं कि हम हमेशा सेम रहें। असली खुद वही है जो ओपन है बदलने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए और खुद को फिर से डिफाइन करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।